चैप्टर नंबर 1 में लेक्चर नंबर 6 के साथ हम आज देखेंगे डोमेन यूकैरिया को स्टडी करेंगे। डोमेन यूकैरिया में यूकैरियोट्स आ जाते हैं स्टूडेंट्स, और यूकैरियोट्स वो ऑर्गेनिजम्स हैं जिनमें स्पेसिफिक एक ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, जिसके अराउंड एक मेम्ब्रेन होती है और जिसको हम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। और अगर आप देखें तो इन ऑर्गेनिजम्स में मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस भी प्रेजेंट होते हैं। फिर नेक्स्ट हम इनके जनरल करैक्टर्स देख लेते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास सेल स्ट्रक्चर इनकी होती है, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस एंड हैव मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस। तो इनके दो करैक्टर्स हमें सेल स्ट्रक्चर में समझ आ गए कि इनका सेल में ट्रू न्यूक्लियस है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेलिस हैं और साइटोस्केलेटन भी प्रेजेंट है। साइटोस्केलेटन क्या होता है? साइटो मीन सेल, सेल का स्केलेटन, जो कि डिफरेंट फंक्शंस भी हैं वो भी हम देखते हैं। पहले हम देखेंगे साइटोस्केलेटन इज़ कंपोज्ड ऑफ विच कंपोनेंट्स। तो आप कहेंगे माइक्रोट्यूब्यूल्स, माइक्रोफिलामेंट्स एंड इंटरमीडिएट फिलामेंट्स हैं जो मिलके साइटोस्केलेटन बना रहे हैं। फंक्शन फ़ायदा क्या होगा सेल को? अगर आप देखें तो साइटोस्केलेटन प्रोवाइड्स स्ट्रक्चरल सपोर्ट, इनेबल्स सेल मूवमेंट। सेल में जितनी भी मूवमेंट होती है उसको भी ये सपोर्ट करता है, स्ट्रक्चर को भी मेंटेन करता है, और इंट्रासेलुलर मींस सेल के अंदर जितना भी मटेरियल बन रहा है और एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है उसमें भी फैसिलिटेट करता है। फैसिलिटेट मींस हेल्प करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम जेनेटिक मटेरियल यूकैरियोट्स का देखें अगर, तो बेटा डीएनए इज़ ऑर्गेनाइज्ड इनटू मल्टीपल लीनियर क्रोमोसोम्स। आपको पता है ह्यूमन बींग्स में जो यूकैरियोट्स हैं, अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारे अंदर 46 टोटल क्रोमोसोम्स हैं, और अगर पेयर्स करें तो 23 पेयर्स हैं। तो कुछ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं। क्रोमोसोम्स को जूम करके देखें तो डीएनए से बने हैं। डीएनए को जूम करें तो सेंटर में ये जो मैंने होल्स हैं, एक्चुअली में ये मैंने ब्लू से पहले सर्कल किया था, दीज इंडिकेट हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। तो हर हिस्टोन प्रोटीन के अराउंड आपको डीएनए हेलिक्स नज़र आता है, ये एक दूसरे के साथ बाउंडेड होते हैं अच्छे से, ठीक है। तो हमारा मटेरियल कंसिस्ट ऑफ क्रोमोसोम, एंड क्रोमोसोम को जूम करें डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन्स आर प्रेजेंट विच आर इन बॉन्डिंग विद डीएनए हेलिक्स। नेक्स्ट हमारे पास रिप्रोडक्शन की हेडिंग आ जाएगी। रिप्रोडक्शन को अच्छे से कर लीजिएगा। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है यूकैरियोट्स में, और मियोसिस होती है और फर्टिलाइजेशन होती है। यूकैरियोट्स में स्पर्म्स भी प्रेजेंट होते हैं और एग्स भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो जब वो फर्टिलाइज करते हैं तो जाइगोट बनता है, फिर उससे एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है। तो ये सारा हमारे पास फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस ज़रूरी है यूकैरियोट्स में। और जो स्पर्म और एग्स की फॉर्मेशन होती है वो भी मियोसिस के जरिए होती है। वैसे भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में भी मियोसिस का प्रोसेस इन्वॉल्व है। नेक्स्ट हम देखते हैं कुछ ऐसे यूकैरियोट्स हैं जो रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली थ्रू माइटोसिस, प्रोड्यूसिंग जेनेटिकली आइडेंटिकल ऑफस्प्रिंग्स। अच्छा, इसमें हम ह्यूमन बींग्स की भी एग्जांपल ले सकते हैं। ह्यूमन बींग्स में जो आइडेंटिकल यानी कि जो ट्विंस बच्चे पैदा होते हैं, एक ही जैसी शक्लो सूरत के, दो बहनें या दो भाई होते हैं, तो वो माइटोसिस के ज़रिए होते हैं। उसी को फिर इन्होंने एसेक्सुअल कह दिया है, क्योंकि माइटोसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सेल से दो डॉटर सेल बनते हैं। तो होता क्या है कि जो एम्ब्रियो है वो सिंगल एम्ब्रियो 2 में डिवाइड होकर 2 डॉटर सेल्स बना देते हैं, और फिर फर्दर 2 ऑफस्प्रिंग्स बन जाते हैं। वो आइडेंटिकल होते हैं एक दूसरे के। और उसके बाद हमारे पास है कॉम्प्लेक्स सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप देखें तो जितने भी हम यूकैरियोट्स हैं, हमारे सेल्स स्पेसिफिकली स्पेशलाइज्ड हैं फॉर स्पेसिफिक फंक्शंस, और जब वो कंबाइन करते हैं तो टिश्यूज़ बनाते हैं, और टिश्यूज़ कंबाइन करके ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स बनाएंगे, और डिफरेंट फंक्शंस इस तरह से हमारी बॉडी के परफॉर्म होते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप में क्या है? अच्छा, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग अगर हम यूकैरियोट्स को देखें तो ये एंडोसिम्बायोसिस के थ्रू ओरिजिनेट हुए हैं। ये हमें तो पता है बेटा, लाइक साइंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमें इस हाइपोथेसिस को फॉलो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। और एंडोसिम्बायोसिस को अगर मैं समझाऊं तो इसका मतलब, ये थोड़ा सा मैंने समझाने के लिए डायग्राम बनाइए। एक हमारे पास बाह्य यूकैरियोटिक सेल है, और यूकैरियोटिक सेल को देखें तो वो एक बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ कर रहा है। तो इनके अकॉर्डिंग है कि पास्ट में किसी यूकैरियोटिक सेल ने एरोबिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया था, बॉडी के अंदर ले जाया था, लेकिन उसको डाइजेस्ट नहीं किया, उसको खाया नहीं है, ठीक है। जिसकी वजह से लेटर ऑन ये उससे फ़ायदा उठाता रहा, एरोबिक बैक्टीरिया एनर्जी प्रोड्यूस करके इसको देता रहा, और यूकैरियोटिक सेल से इससे फूड लेता रहा।
लेटर ऑन ये जो एरोबिक बैक्टीरिया है माइटोकॉन्ड्रिया में चेंज हो गया, इसने अपनी जो इंडिपेंडेंसी है वो ख़त्म कर दी, तो ये एक माइटोकॉन्ड्रिया होगा। इसी तरह क्लोरोप्लास्ट का भी हमें एक हाइपोथेसिस मिलता है कि यूकैरियोटिक सेल ने एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया को इनगल्फ किया और फिर वो लेटर ऑन एक क्लोरोप्लास्ट में चेंज हो गया। ठीक है, तो कुछ कहना इनका ये है, ये एक सिर्फ हाइपोथेसिस है, ये इनकी एक ख्याल है कि इस तरह से हुआ होगा और एवोल्यूशन हुई होगी और हमें फिर आज के दौर में यूकैरियोट्स मिले। एंडोसिम्बायोसिस वेयर प्रोकैरियोटिक सेल इनगल्फ्ड बाय होस्ट सेल। प्रोकैरियोटिक मैंने बता दिया बहुत दफ़ा, बायो के स्टूडेंट्स से आप लोगों को पता होना चाहिए। बैक्टीरिया को हम प्रोकैरियोटिक, या जितने भी हमारे पास ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनमें प्रॉपर ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है उनको हम प्रोकैरियोटिक सेल्स कहते हैं। ठीक है, होस्ट सेल को हम यहाँ पे यूकैरियोट ही लेंगे। तो ये आपने अच्छे से लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे याद करना है टॉपिक, और मे बी जो हमारे पास साइंटिस्ट है वो कोई भी बेटा लॉन्ग क्वेश्चन में से भी पॉइंट उठा के आपको शॉर्ट बना के दे सकता है। ठीक है, इसके अलावा अपने एमसीक्यूज़ आपने बायो को थॉरोली पढ़ना है। ठीक है, हम एक्सरसाइज भी फुल फ्लैश करेंगे, पहले हम पूरे डिटेल टॉपिक्स देख लेते हैं ताकि कोई भी आपको प्रॉब्लम ना हो। मेरा चैनल सब्सक्राइब करना आपने नहीं भूलना है। साइंस एजुकेशनल अरीना, आपको इंशाल्लाह सारे लेक्चर्स यहाँ पे मिलते रहेंगे, और जितनी भी डिटेल्स होंगी, लाइक पेपर पैटर्न चेंज होने वाला है, मे बी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं करेंगे लेकिन थोड़ा बहुत चेंज आएगा, और जो भी होगा वो भी डिटेल आपसे शेयर की जाएगी। अगर कोई हमसे पैक्टा वाले कोई शेयर करते हैं स्कीम, वो भी आपको मैं बताऊंगी। तो सब कुछ इंशाल्लाह आपको बताया जाएगा। आप अच्छे से बस तैयारी करते जाएं, लेक्चर्स को देख के अच्छे से इसको लर्न करें। कॉन्सेप्ट के लिए आप बार बार वीडियो देख सकते हैं, अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करें, क्योंकि सिर्फ रीडिंग करने से, रट्टा लगाने से इस दफ़ा काम नहीं चलेगा। इस दफ़ा आपको ज़्यादा मेहनत करनी है, आपको अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, ताकि आपको अगर कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन भी आ जाए तो आप अच्छे से कर सकें। थैंक यू सो मच। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल साइंस एजुकेशनल अरीना।